13 अप्रैल 2025 मेरठ के अकबरपुर सादात के रहने वाले अमित को सुबह सुबह उसका 5 साल का बेटा चाय के लिए जगाने आया था। घर के ग्राउंड फ्लोर पर सो रहा अमित जब काफ़ी कोशिशों के बाद भी नहीं जागा तो उसके बेटे ने कंबल को हटाकर पिता को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पिता के ऊपर से कंबल हटाया तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता के बगल में चारपाई पर ही एक सांप बैठा था। बच्चे की चीखें सुन उसकी माँ यानी अमित की वाइफ रविता भागते हुए आई और ये मंजर देख वो भी जोर से चिल्ला पड़ी। ये वाकया मेरठ के भैंसुमा नाम के छोटे से गांव का है, इसलिए शोर सुन आसपास के मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए। घर पर उस वक्त अमित की वाइफ रविता, उनके 3 बच्चे, अमित की माँ तथा विजयपाल थे। विजयपाल इनके पिता हैं। अमित का शरीर चारपाई पर बेजान पड़ा था और उसके लेफ्ट हैंड के पास एक सांप बैठा हुआ था। अब ऐसी सिचुएशन में किसी में भी हिम्मत नहीं होगी कि उसके पास जा सके, इसलिए यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि अमित अभी जिंदा भी है या नहीं। गांव वालों ने फौरन पास के ही गांव से सपेरे को बुलाया। सांप को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अमित पहले से ही दम तोड़ चुका था। अमित की मौत से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। अमित के पेरेंट्स, वाइफ रविता और तीनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। अमित के चारपाई में लेटे और उसके बगल में बैठे सांप के इस हैरान कर देने वाले मंजर को वहां मौजूद गांव वालों ने अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया। हर जगह ये खबर फैल गई कि सांप ने पूरी रात उसे 10 बार डसा और फिर सुबह होने तक वहीं अमित की बगल में बैठा रहा। गांव में हर तरफ लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे पुराने जन्म की दुश्मनी बताने लगा तो कोई इसे इच्छाधारी नागिन और विष कन्या की कहानियों से जोड़ने लगा। अब यह एक अननेचुरल डेथ थी तो पुलिस का इन्वॉल्व होना तो बनता था, इसलिए मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस अमित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। खैर, ये किसे पता था कि विष कन्या वाला यह किस्सा किसी अलग रूप में सच होने वाला था। अमित और रविता की शादी लगभग 8-9 साल पहले हुई थी और उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटी। मेरठ के अकबरपुर सादात का रहने वाला अमित पेशे से टाइल्स लगाने का काम करता था। अमित की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। गांव में उसका खुद का मकान था जिसमें वो अपनी पत्नी, बच्चों और अपने माता पिता के साथ रहता था। जो भी अमित को जानता था उनमें से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये यूं अचानक दुनिया छोड़कर चला जाएगा। इस इंसिडेंट से ठीक एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल 2025 को अमित अपनी बीवी, बच्चों को लेकर पास के एक मंदिर भी गया था और शाम 7:30 बजे लौटकर आया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अमित की मां ने बताया कि मंदिर से आने के बाद अमित और उसकी पत्नी रविता रात 9:30 बजे तक सोने चले गए थे। हालांकि वो रोज़ इतनी जल्दी नहीं सोते थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद मंदिर से लौटकर आने पर वो थक गए होंगे, इसलिए जल्दी सोने चले गए। अमित की मां ने पुलिस को ये भी बताया कि जब वो देर रात वॉशरूम जाने के लिए अपने रूम से निकली तो उन्होंने देखा कि अमित अपने रूम के बाहर चारपाई में गहरी नींद सो रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर में उस वक्त सांप था। अमित को गहरी नींद में सोता हुआ देखकर उन्हें किसी तरह का कोई भी शक नहीं हुआ। अब देखने में तो ये एक सिंपल स्नेक बाइट का केस लग रहा था, जिसमें पुलिस को अमित की मौत के 2 दिन बाद तक भी ऐसा कुछ नहीं मिला था जिसमें किसी पर भी शक हो। अब तक तो सबकी नज़रों में इसका गुनाहगार सांप ही था, लेकिन 2 दिन बाद 16 अप्रैल 2025 को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमित की मौत सांप के जहर से नहीं बल्कि स्ट्रेगुलेशन से यानी गला घोटने से हुई थी। अब सांप ने तो उससे स्ट्रेंगुलेट नहीं किया था, यानी किसी ना किसी ने तो रात के अंधेरे में अमित का मर्डर कर दिया था। अकबरपुर सादात जैसे छोटे से गांव में कत्ल ने सभी के दिल में दहशत भर दी थी। पुलिस ने जांच शुरू की और अमित की फैमिली मेंबर से लेकर पड़ोस तक सब से पूछताछ की, क्योंकि गांव कस्बों में कोई भी बात आसानी से नहीं छुपती। इसलिए इसी दौरान पुलिस के कानों तक जो बात पहुंची, उसके बेसिस पर पुलिस की एक टीम ने अमित के घर जाकर
उसकी वाइफ रविता को अपनी कस्टडी में लेकर इंटरोगेट करना शुरू कर दिया। मेरठ में ही इस जगह थोड़ी दूर, मात्र 35 किलोमीटर दूर, मुस्कान सौरभ ड्रम केस से लोग पहले ही हैरान थे। ऊपर से अब एक और पत्नी का यूं हिरासत में लिया जाना अपने आप में एक सनसनी केस बन गया था। लेकिन इससे ज़्यादा चौंकाने वाले तो वो खुलासे थे जो रविता ने पूछताछ में उगले थे। ऐसे खुलासे जिसने आखिरकार लोगों की इच्छाधारी नागिन और विष कन्या वाली बात को सच साबित कर दिया था। लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। साल 2024 अमित की मुलाकात अमरदीप नाम के शख्स से हुई थी। अमरदीप भी अमित की तरह टाइल्स लगाने का काम करता था। एक ही प्रोफेशन में होने के साथ साथ दोनों की दोस्ती हो गई। यह दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई थी कि अब अमित अमरदीप को घर पर बुलाने लगा। लेकिन दोस्त की तरह घर में दाखिल हुए अमरदीप का अफेयर अमित की वाइफ रविता से शुरू हो गया। यह अफेयर अमित की मर्डर से लगभग 7 महीने पहले ही शुरू हुआ था, जिसके बारे में तो वो पहले पूरी तरह से अनजान था। दोस्त होने के नाते अमरदीप को पहले से ही पता होता था कि अमित कब और कहाँ काम पर जाने वाला है, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो अमित की गैर मौजूदगी में उसके घर जाकर रविता से मिलने लगा। दोनों उसी घर में सबसे छुपकर इंटीमेट भी होते और किसी को भनक नहीं लग पाती, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे थे और रविता के इन-लॉज बूढ़े और बीमार थे। जहाँ रविता के ससुर को पैरालिसिस था तो वहीं सास को ठीक से सुनाई नहीं देता था। लेकिन रोज़ रोज़ ऐसी बातों को आस पड़ोस और मोहल्ले वालों से छुपाना मुश्किल होता है, और वो अनुमान ऐसे ही गड़बड़ी को महसूस कर लेते हैं। अक्सर सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसी सिचुएशन में ये सब नेचुरल नहीं होते, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि मैरिड कपल के बीच रिलेशन धीरे धीरे बिगड़ने लगे और उनके बीच मन मुटाव और डेली लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होने लगे, और यही अमित और रविता के बीच भी होने लगा था। ऊपर से अमित के कानों तक गांव वालों से रविता के करैक्टर को लेकर भी बातें पहुंच गई थीं। अमित ने जब रविता का फ़ोन चेक किया तो उसमें मिले अमरदीप के मैसेजेस यह कन्फर्म हो गया था कि अमित ने जब इस बात को लेकर रविता से कन्फर्म किया तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बात गाली गलौज तक आ पहुंची थी। अमित का गुस्सा सिर्फ रविता पर ही नहीं बल्कि अमरदीप पर भी उतरा। होता भी क्यों ना, आखिर जिसे दोस्त समझकर अपने घर में बुलाया उसने उसी की ज़िंदगी में दरार डाल दी थी। 20 मार्च को इसी बात को लेकर अमित और अमरदीप के बीच मारपीट हुई, जिसमें अमित ने अमर को बहुत बुरी तरह से पीटा, जिस वजह से अमर के हाथों में चोट भी आ गई और धमकी भी दी कि वो दोबारा उसके या उसके परिवार के आसपास नज़र ना आए। अमित ने रविता पर भी घर से निकलने को लेकर पाबंदियां लगा दी। अमित को लगा कि शायद ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि ऐसे मामलों में बहुत से लोगों को ज़िंदगी गंवाते देखा है। अमित के इस रिएक्शन पर सबसे ज़्यादा खून खोला था तो वो थी उसकी वाइफ रविता, और यहीं से उसने अमित को अपनी ज़िंदगी से हटाने का प्लान बनाया। उसने अमरदीप को भी इसके लिए राज़ी कर लिया। 12 अप्रैल 2025 को जब वो अमित के साथ मंदिर से वापस आई तो उसने पाबंदियां लगा दी। 5-6 दिन पहले से ही ये साजिश रच रखी थी। जैसे ही रात में सब सोने चले गए थे तो उसने चुपके से अमरदीप को घर के अंदर बुला लिया। जैसे मैंने पहले बताया कि अमित के पिता को पैरालिसिस था और माँ को कम सुनाई देता था, इसलिए किसी को भी अमर के घर के अंदर दाखिल होने की भनक नहीं लग पाई। बच्चे वैसे भी पहली मंजिल में सो रहे थे और अमित गहरी नींद में था। ऐसे में मौके का फ़ायदा उठाकर रविता अचानक से अमित के सीने पर बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है और अमरदीप उसका मुंह और गला दबाने लगता है। अमित की सांसें उकड़ रही थीं और उसके आंखों के सामने उसकी पत्नी उनकी मौत बनकर सवार थी। बेबस अमित अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए आखिरकार ज़िंदगी हार चुका था और रविता अपने मंसूबों में कामयाब हो गई थी। पहले रविता का प्लान था कि जब अमित सो रहा हो तो वो एक जहरीला सांप लाकर उसके ऊपर छोड़ देगी ताकि सांप उसे काट ले और सबको ये लगे कि सांप ने काटने से अमित की मौत हो गई है।
लेकिन फिर इस प्लान को लेकर रविता के दिल में कुछ डाउट हुए कि अगर सांप ने अमित को नहीं काटा तो क्या होगा। कहीं सांप भागकर घर के किसी कोने में चला गया तो बच्चों के लिए भी खतरा हो सकता है और इस शोर से मची अफरा तफरी में अमित भी जाग सकता है। इसलिए रविता ने प्लान में बदलाव किया और उसी बदलाव के तहत जब दोनों अमित का गला घोंटकर उसे मार डालने लगे। उसको मौत के घाट उतारने के बाद उन्होंने पहले अमित की बॉडी को बाहर आंगन में चारपाई पर लिटाया और उस पर अमर ने झोले से सांप को उस पर डाल दिया और उसके ऊपर कंबल ढक दिया ताकि गर्मी कम। उस पर अमर ने झोले से सांप को उस पर डालकर कंबल से ढक दिया ताकि गर्मी में कंबल से बाहर निकलने की कोशिश में सांप अमित को डस ले। यह सांप अमर दूसरे गांव से एक शख्स से खरीद कर लाया था। देर रात जब अमित की मां वॉशरूम जाने के लिए अपने रूम से निकली थी तो इतनी गर्मी में कंबल ओढ़े बेटे को देखकर उन्हें थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसे गहरी नींद में सोता हुआ समझकर इस बात को बिना ज़्यादा गौर किए वो वापस चली गईं। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती कर ही जाता है और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। मेरठ के पास एक गांव है महमूदपुर सिखेड़ा, जिसे सपेरों का गांव कहा जाता है और इसी गांव के एक शख्स ने उसको सांप बेचा था। 1000 रुपये में यह जागरण के नाम पर सांप को खरीद कर लाया, जिसे घोड़ा पछाड़, धामन या इंडियन रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। घोड़ा पछाड़ नाम उसे अपनी फुर्ती और स्पीड की वजह से मिला था, लेकिन जिसमें जहर नहीं होता, और यही बात रविता और अमरदीप को पता नहीं थी। सबसे बड़ी बात वो ये भूल गए थे कि पोस्टमार्टम में तो सब कुछ सामने आ ही जाता है। पोस्टमार्टम में किसी भी तरह के जहर का कोई जिक्र नहीं था। ऊपर से गले और चेहरे होठ पर चोट के निशान थे। पुलिस ने महमूदपुर गांव से प्रीतम नाथ नाम के सपेरे से पूछताछ के लिए बुलाया, जिन्होंने बताया कि ये सांप उनके घर में आ गया था, जिसको उन्होंने पाल लिया था और उनके घर में कृष्णन नाम का लड़का उसे चुरा ले गया था, जिसे अमरदीप ने 1000 रुपये देकर सांप खरीदा था। वो सांप यही था। फिलहाल पुलिस ने रविता और अमरदीप को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है, लेकिन रविता को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उल्टा उसने अपने हस्बैंड पर अमित पर ही सारा ब्लेम डाल दिया। अगर हम एक पल को रविता की बात को सच मान भी लें तो क्या यह कदम जस्टिफाइड हो जाएगा? और ऐसे में उन तीनों बच्चों का क्या कसूर, जिन्होंने आज अपने पिता के साथ साथ अपनी माँ को भी खो दिया। किसी की ज़िंदगी मिटाने से तो लाख गुना बेहतर है कि आप उसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। शायद जियो और जीने दो का मंत्र तो ऐसे लोगों को अपने दिमाग में ढंग से बिठा लेना चाहिए। दोस्तों, आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।